बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली पर्सन के नेम की वजह से गॉस है हमारे पास। गॉस इस पर्सन नेम है, मैथमेटिशियन था, फिजिस्ट था। और डाइवर्जेंस इसमें जो फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, तो जब हम कम्बिनेशन में इसको स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाता है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट प्रूफ विद आ क्लोज सरफेस हम इसको आज स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी, जिसमें हम एक वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं जो कि बाउंड किया गया है एक सरफेस एस के साथ, और साथ में हम एक वेक्टर फंक्शन ए ले रहे हैं। वेक्टर फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन है जो कि कोरस्पॉन्ड करता है किसी वेक्टर फील्ड के साथ। आप वेक्टर फंक्शन लेने में इंडिपेंडेंट है, आप चाहें तो इस ए की जगह पे एफ भी ले सकते हैं एज अ वेक्टर फील्ड। आप कोई भी और नोटेशन, कोई भी और अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, लेकिन वो होना क्या चाहिए, वेक्टर फंक्शन। तो जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे वो मेरे पास ए वेक्टर फंक्शन है। इस वेक्टर फंक्शन के लिए हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो v है, और जो वॉल्यूम इनक्लोज किया गया है यानी उसका जो सरफेस है, जिस सरफेस के अंदर उस वॉल्यूम को इनक्लोज किया गया है वो s है। और जो हमारे पास वेक्टर a है वो कंटिन्यूस डेरिवेटिव रखता है। बेसिकली यहाँ पे डेरिवेटिव की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन हम वैसे उसको जस्ट डेफिनेशन के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन a है, अगर वो डेरिवेटिव रखता है तो वो कंटिन्यूस डेरिवेटिव होगा। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लें, जिसमें हमने प्रूफ करना है, और यही इसकी जो मैथमेटिकल फार्मूला भी कहलाता है, इसी को हमने प्रूफ करना होता है। ये है कि अब बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, और यहाँ पे हमारे पास ए डॉट डी एस है जो कि फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, जैसे कि आप जानते हो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस या डी ए, इसी तरह से आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट डी एस या बी डॉट डी ए। डी एस क्या होता है, डी एस बेसिकली हमारे पास सरफेस एरिया होता है। आप चाहें तो डी एस की जगह पे डी ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए, दैट रिप्रेजेंट्स द सरफेस एरिया। और यहाँ पे वो वेक्टर फंक्शन जिसके थ्रू आप इसका प्रूफ करना चाहते हो उसको, उस वेक्टर फंक्शन को ले लोगे। दोनों के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी ए डॉट डी एस या एफ डॉट डी ए। तो ये हमारे पास एज अ डेफिनेशन ये कहलाता है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। यहाँ पे जो आपको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रिजल्ट नजर आ रहा है, ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन है। डाइवर्जेंस का ये हमारे पास नोटेशन है कि जब डेल ऑपरेटर की हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं वेक्टर फंक्शन के साथ, तो वो कहलाता है डाइवर्जेंस। और ये डाइवर्जेंस जो है हम वॉल्यूम के अगेंस्ट स्टडी करेंगे या प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने मैथमेटिकल फार्मूला लिखा है उसी को ही थ्योरेटिकल फॉर्म में भी यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए ओवर द क्लोज सरफेस एस विच सराउंड्स द वॉल्यूम v, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए ओवर द वॉल्यूम v, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए ओवर द वॉल्यूम v। पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है इस इक्वेशन को, उसके बाद फिर मैंने उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है। अब स्टूडेंट, स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद हम जो है इसका प्रूफ करेंगे और इसकी डायग्राम को स्टडी करेंगे। तो प्रूफ में हम जो है सबसे पहले देखते लेते हैं। प्रूफ में हम कंसीडर कर रहे हैं वही वेक्टर ए, जो कि हमारे पास, मैंने इसको ब्रैकेट में भी लिख दिया है, क्या रीजन विच इन विच वेक्टर क्वांटिटी ऑपरेट्स। ऐसा वेक्टर फील्ड ले रहे हैं कि जिसके अंदर कोई वेक्टर क्वांटिटी, मैंने इससे पहले आपको इस लेक्चर से पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास स्केलर फील्ड क्या होता है या वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो जो वेक्टर फंक्शन के साथ कॉरस्पॉन्डकारी होती है वो वेक्टर फील्ड होती है, जो स्केलर फंक्शन के साथ कॉरस्पॉन्डकारी होती है वो स्केलर फील्ड होती है। यहाँ पे हमें बेसिकली चाहिए वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड को हमने एज्यूम कर लेना है, क्लोज सरफेस एस को हमने प्लेस कर देना है उस वेक्टर फील्ड के अंदर, और उसी क्लोज सरफेस एस के अंदर हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट वी को भी प्लेस करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है यही स्टेटमेंट, जो उसका बेसिकली स्टेटमेंट भी है, इसी को हमने थ्रू अ क्लोज सरफेस हमने इसी स्टेटमेंट को प्रूफ भी करना है। तो उसको मैंने दोबारा से रीराइट कर लिया है कि यही चीज़ जो स्टेटमेंट भी है इसी को ही हमने प्रूफ भी करना है। तो नेक्स्ट इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें इसकी डायग्राम, इसमें पहले आप ये वाली डायग्राम देखें। इसमें सबसे पहले मैंने वेक्टर फील्ड ए लिया है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ए वेक्टर मैंने लिखा हुआ है। वेक्टर फील्ड ए की मैं ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले रही हूँ, अपनी मर्जी से डायरेक्शन ले रही हूँ। आप किसी भी डायरेक्शन में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं।
वेक्टर फील्ड जब हम डेवलप कर लेंगे, हमने उसके अंदर एक क्लोज्ड सरफेस एस रख देना, प्लेस कर देना, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्लोज सरफेस एस। एस के ऊपर वेक्टर का सिंबल इसलिए नजर आ रहा है कि ये हम इसको एज अ सरफेस एरिया भी ले रहे हैं, तो सरफेस एरिया हमारे पास वेक्टर है, तो इसलिए मैंने एस के ऊपर यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है। उसके बाद इस क्लोज सरफेस के अंदर एक स्मॉल क्यूबिक एलिमेंट रखा है। क्यूबिक एलिमेंट रखने का पर्पस था कि वो वॉल्यूम होल्ड करता है, तो इसलिए हम इस वॉल्यूम में से जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी इस वॉल्यूम एलिमेंट में से जब नंबर ऑफ वेक्टर फील्ड लाइंस पास ऑन करेंगे तो फ्लक्स जो है हम उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। यानी हम जानते हैं कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया ऑफ अ वॉल्यूम और क्यूबिक एलिमेंट। तो इस एलिमेंट में से कितनी जो है हमारे पास पास ऑन करेंगी फील्ड लाइंस, वो फ्लक्स क्रिएट करेंगे और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम ए होगा। उसके बाद अपनी आसानी के लिए मैंने एक और डायग्राम बी ड्रॉ किया है। ये इसलिए किया है कि हमारे पास सरफेस चूंकि बड़ा है, ज़्यादा है, तो इसलिए उसको हम पूरे को टोटल का हम फ्लक्स कैलकुलेट करने की बजाय पहले हम उसको छोटे स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर, पैचेस के अंदर डिवाइड कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे। हर एक को एक कोड दे देंगे जिसका हमारे पास सरफेस और वॉल्यूम होगा हर एक पैच का। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वाला जो पैच है मेरे पास, ये बॉक्स है, इसका जो मेरे पास सरफेस होगा वो डेल्टा S1 होगा सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम डेल्टा V1 होगा। सिमिलरली जो सेकंड है उसका सरफेस एरिया डेल्टा S2 होगा, वॉल्यूम डेल्टा V2 होगा। थर्ड वन का डेल्टा S3 होगा, डेल्टा V3 होगा। इसी तरह से दरमियान में कोई मिड पॉइंट हम आयत कह लेते हैं कि आयत पैच है, उसका वॉल्यूम डेल्टा VI होगा, उसका सरफेस एरिया डेल्टा SI होगा। एंड द लास्ट वन का क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम डेल्टा VN और डेल्टा SN, यानी सरफेस और वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंगली। तो इसको अपनी आसानी के लिए छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया है। अब इनमें से किसी भी एक को ज्यूम कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इस आयत वाले को ही ज्यूम कर लूँगी, उसमें से मैं पहले फ्लक्स को कैलकुलेट करूँगी और उसी की निस्बत से उसी को यूज़ करते हुए फिर हम बाकी जो पूरा सरफेस है उसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मैंने राइट किया है कि अब क्या करना है, डिवाइड दिस सरफेस इनटू n पैचेस। जो भी सरफेस अज्यूम किया है उसको n पैचेस में किस तरह से डिवाइड करेंगे, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 अप टू डेल्टा SN, हैविंग वॉल्यूम्स डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3, डेल्टा यहाँ पे VI मिड में आएगा और लास्ट डेल्टा VN। तो अब जो है अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं ith सरफेस से, और उसकी जो है फिर कॉरेस्पॉन्डेंस है हम पूरे सरफेस के लिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल्टा SI के लिए जब मैं डेफिनेशन राइट करूंगी तो हम जानते हैं कि फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फाई होता है हमारे पास, फाई E। जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो फाई B होता है। तो अब चूंकि मैं वेक्टर फील्ड ले रही हूँ, ना तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना ही मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो यहाँ पे मैं इसके लिए यहाँ पे साइड पे आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं तो फाई E के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लेते हैं तो उसको फाई B के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं वेक्टर फील्ड के लिए ले रही हूँ तो वो मैंने उसको सिर्फ फाई ही लिखा है। डेल्टा यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई यहाँ पे आयत पार्ट जो है पैच जो हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, पैचेस में डिवाइड किया है, आई उस आयत पैच के लिए हमारे पास चेंज इन फ्लक्स है जो कि इक्वल आ जाएगा A.DSI, यानी कि वेक्टर फंक्शन A की डॉट प्रोडक्ट विद सरफेस एरिया DSI और इसका इंटीग्रल डेल्टा SI, यानी आयत पैच के लिए हमारे पास फ्लक्स क्या होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद स्टूडेंट्स हम फ्लक्स थ्रू ऑल पैचेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेट फ्लक्स हो जाएगा। एक फ्लक्स के लिए इतना, आयत पैच के लिए इतना फ्लक्स, उसके बाद नेट फ्लक्स क्या होगा, हर एक को ऐड कर देंगे, यानी 1 2 3 I, उसके बाद N, सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं अप टू 1 to N। तो मैंने इसको लिख लिया है I इक्वल टू 1 to N समीशन में, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा फाई I, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब यहाँ पे देखें डेल्टा फाई I की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 पुट की जा सकती है, तो यहाँ पे सिंपली इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो राइट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नेट फ्लक्स वैसे के वैसे ही रहेगा, उसके बाद राइट हैंड साइड पर समीशन वैसे ही रहेगा, और इस जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इंटीग्रल ऑफ डेल्टा SI A.DSI वेक्टर्स।
इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह के फर्दर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 को अब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है डेल्टा वी आई के साथ। क्यों किया है? क्योंकि अभी आपको जो मैंने स्टेटमेंट दिखाई थी जिसको हमने प्रूव करना था, उसमें हम सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर। लेकिन जो अभी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 क्रिएट हुआ है उसमें हमारे पास वॉल्यूम का कोई फैक्टर नहीं था। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास सिर्फ ये थी, ये वाली, यानी समीशन था, इंटीग्रल था, उसके बाद ए डॉट डी एस आई था। यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम का फैक्टर नहीं था, तो उसको इंट्रोड्यूस मैंने खुद करवाया है। मैंने उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी कर लिया है ओनली राइट हैंड साइड पर। तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे डेल्टा वी आई के साथ, जो कि यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम जानते हैं कि जब हम किसी इक्वेशन को स्मॉल चेंज के साथ डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डेल्टा चूंकि रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज को, और स्मॉल चेंज कौन सा है? वॉल्यूम का है। तो स्मॉल चेंज जब हम किसी इक्वेशन को स्मॉल चेंज से डिवाइड करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे लिमिट अप्रोच करवानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिमिट को भी अप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं लिमिट लूंगी इसी के रिस्पेक्टिवली, जो डिवाइड हो रहा है फैक्टर उसी के रिस्पेक्टिवली, यानी डेल्टा वी आई अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिमिट इंट्रोड्यूस करवा दी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक ही इक्वेशन के अंदर लिमिट और समीशन एग्जिस्ट कर रहे हो, तो फिर हमें कुछ रिप्लेसमेंट भी करनी होती हैं। लिमिट भी है इस इक्वेशन के अंदर, और उसके बाद इसमें समीशन भी है, और स्मॉल फैक्टर के साथ डिवीजन भी है। तो रिप्लेसमेंट क्या करते होते हैं कि समीशन को फिर इंटीग्रल के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में स्मॉल चेंज है उसको कंप्लीट चेंज से इंटरचेंज कर देते हैं। डिवीजन वाले को नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए लिमिट अप्रोच कर रही है, उसके साथ लिमिट है, ये सेपरेट पड़ा हुआ है, तो ये कंप्लीट चेंज के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या रिप्लेसमेंट करेंगे? इस वाले समीशन को i इक्वल टू 1 to n को इंटीग्रल के साथ इसी v के रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे v ले लेंगे इंटीग्रल के साथ, और ये डेल्टा वी आई चेंज हो जाएगा dv के साथ। तो जब इसी इक्वेशन में ये दोनों आप रिप्लेसमेंट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 इसको मैंने कह दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समीशन की जगह पे ये वाला इंटीग्रल आ गया, बाकी लिमिट और ये वाला फैक्टर और डिवीजन वाला फैक्टर ये एज इट इज आ गया है, और मल्टीप्लिकेशन डेल्टा वी आई की जगह पे मैंने कंप्लीट चेंज डी वी लिख लिया है, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करोगे, जो कि मैंने अभी पीछे उसको नंबर किया हुआ है, जो कि यहाँ पे मैंने कॉल भी कर ली है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है इक्वेशन नंबर 1। इसमें से भी हम नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं। इसमें से कैसे निकालेंगे? जब इसका नेट फ्लक्स लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा मतलब था स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, तो जब कंप्लीट चेंज इन फ्लक्स देखेंगे तो वो होगा नेट फ्लक्स। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा नेट फ्लक्स, और यहाँ पे जो डेल्टा एस आई और ये वाला एस आई है ये चेंज हो जाएगा, इसको हम फिर एस एस में लिखेंगे क्योंकि हम नेट फ्लक्स कह रहे हैं। तो नेट फ्लक्स के लिए इस तरह से आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर नेट फ्लक्स, और यहाँ पे ith पार्टिकल के लिए पहले था, तो अब जब नेट होगा तो फिर पूरे एस के लिए होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 और अभी प्रीवियसली जो इक्वेशन नंबर 4 मैंने कही थी उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। 5 शीट पड़ी हुई है, 4 अभी मैंने पीछे क्रिएट की है, उसको कॉल कर लिया है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स सेम है, तो जब दो साइड्स सेम होती हैं तो फिर अगली दो साइड्स को कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ए डॉट डी एस, और यहाँ से ये वाले टर्म में हमारे पास डेफिनेशन है डाइवर्जेंस की। कौन सी? मैं आपको अभी इधर हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ से ये लिमिट से यहाँ से ये सारी आपके पास डेफिनेशन है डाइवर्जेंस की, जिसका मतलब होता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्टेन वॉल्यूम सच दैट द वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0 इज नाउन एज डाइवर्जेंस, या इसको इस तरह से भी कहते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन वॉल्यूम सच दैट द चेंज इन वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0 इज नाउन एज डाइवर्जेंस। इस डाइवर्जेंस को डेल डॉट ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस डाइवर्जेंस को शॉर्ट फॉर्म में आप इसी डेफिनेशन को आप शॉर्ट फॉर्म में डी आई वी और डी आई वी, और जो भी आपने वेक्टर फंक्शन लिया होता है, यहाँ पे हमने ए लिया हुआ है तो ए ले लेंगे, अगर आपने एफ लिया होगा तो आप वहाँ पे एफ ले लोगे, तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ए इस तरह से। तो यही हमने प्रूव करना था, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड्स को हमने कंपेयर किया है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आ गया है सरफेस इंटीग्रल,
ऑफ वेक्टर फंक्शन ए इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन ए। और इसी रिजल्ट को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो है डबल इंटीग्रल की फॉर्म में, ट्रिपल इंटीग्रल की फॉर्म में। चूँकि हम जानते हैं कि सरफेस जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, तो 2 डायमेंशनल के लिए हम 2 यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रल साइन। और इसी तरह से हम जानते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है, तो वॉल्यूम के लिए हम 3 इंटीग्रल साइंस और सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। आप बेशक इस तरह से लिखें इक्वेशन को या इस तरह से लिखें, दोनों ही आपके पास करेक्ट और वैलिड इक्वेशंस हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी आ सकता है क्वेश्चन इसके रेलिवेंट पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो आपने उसको इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने उसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे एक ही जगह पे मैं 12 मरतबा बता चुकी हूँ कि आप एक ही जगह पे कोई भी वेक्टर ले सकते हो, एफ भी ले सकते हो, कुछ बुक्स के अंदर एफ भी होता है, और इसी तरह से डी एस की जगह पे आप डी ए एज अ सरफेस एरिया ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।